की हाल चाल है? केम छो? मजामा? ठीक है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, पहले भी करता था और आज भी करता हूं, करता ही रहूंगा जब तक है जान। हाँ, अच्छा दोस्तों, तो काम की बात पर आते हैं, सीधे डायरेक्ट टू द पॉइंट नाउ। अभी आज मैं आपको प्रीवियस ईयर जो सीएचएस में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। सीएचएस मतलब सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये तो आपको पता ही है भैया, आप फॉर्म डाल चुके हैं और या डालने वाले हैं। तो यह 2024 का है, ठीक है। और मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बकायदा आप उसको देख के उठाकर देखिएगा, हर साल कोई ना क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को दोहराया जरूर जाता है। तो यह कक्षा 9 की है। और कक्षा 9 के मेरे ऐसे भाई दोस्त जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, वैसे तो प्रमुखतः ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो जानते हो कि एग्जाम का जो लेवल है, पहले वाली जो चीजें थी, अब उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। हाँ, क्वेश्चंस वही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन को किस तरह से सेटर घुमा कर क्वेश्चन करता है, यह आपको अब क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आपको देखते हुए समझ में आएगा। आपने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपके पास सारा नॉलेज है, बस उसको किस तरह से उसको समराइज करके रखना है और कहां पर उसको सही समय पर उसको सटीक वार करना है, ये आपको आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी अभी मैं इस सेट में, जो अभी सेट मतलब स्कूल इंट्रेंस टेस्ट जो है ना क्लास 9 का, ये 2024-16 में सिर्फ एक पोर्शन को मैं उठाऊंगा और सभी पोर्शंस के, मान लीजिए आपको पता है कि क्लास 9 में, अब जब क्लास 9 का एग्जाम देने जा रहे हैं, एक मिनट, तो आपको इतनी तो नॉलेज होगी कि क्लास 9 में जो भी सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, मतलब लगभग, देखिए, आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, पूरे तो पूरे 100 क्वेश्चन रहते हैं और 3-3 नंबर का होता है या फिर 1-1 नंबर का, उससे वो बात नहीं है। लेकिन क्लियर आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से विषय से पूछे जाते हैं। जैसे मैं हिंदी की बात करूंगा या फिर इंग्लिश की बात करूंगा या फिर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स का। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा राइटिंग करविंग है ना, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। और ये साइंस की अगर बात करूंगा, देखिए, हिंदी माध्यम वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, मैं दोनों लैंग्वेज में आपसे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सोशल साइंस की अगर बात करूं, अब सोशल साइंस की जो विज्ञान, इसकी तो कोई सीमा है नहीं। अब इसमें अगर बात करते हैं जीके की, जनरल नॉलेज की, जिसे स्टैटिक्स जीके बोल सकते हो, या करंट अफेयर की, तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको शायद मतलब आपके मेमोरी पर उस समय ना बैठे। तो इसको मैं डेली एक रूटीन के टाइम टेबल आपको मैं बता दूंगा जल्दी में, कि इसको कैसे आपको, मतलब कब कब इसको पढ़ना है, जीके और करंट अफेयर। वैसे स्टैटिक्स जीके तो आपको, मतलब जैसे भी हो, वाद्य यंत्र से, या पुस्तकों के लेखक हो गए हैं, या फिर खेल हो गए हैं, खेल और खिलाड़ियों की संख्या हो गया, या फिर जो भी ऐसे स्टैटिक्स जीके के सवाल हैं जो भूगोल से आते हैं, इतिहास से, या नागरिक या फिर सिविक्स किसी भी पोर्शन से आते हो, इकोनॉमिक्स से भी, तो आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं एक पोर्शन की बात कर रहा हूँ, केवल और केवल हिंदी। और हिंदी में अगर आपको पता, मैं बता दूं, क्लास 9 का तो एग्जाम हो ही रहा है। देखिए बेटा, क्लास 9 की जो एग्जाम है ना, एग्जाम में को, पहली बात, ज्यादा इधर उधर ताक झाक करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम जो है ना, आपको 100 क्वेश्चंस में केवल 20 क्वेश्चंस हिंदी के रहेंगे। और इस 20 क्वेश्चंस में आपका आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहता है, जो सेटर पेपर को सेटअप करके रखा है, वो आपके 9th तक की, मतलब एनसीईआरटी आप समझ लो, एनसीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं। और 9th मतलब कहने का मतलब है कि 1 से लगाई जितने भी आपने 8 तक पढ़ा है ना, उतना ही लेवल का आपको एग्जाम में पूछता है। कहते तो ऐसे ही सब लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल को भी देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तो करना है, कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आपने हमारे पर विश्वास किया है, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके नैया को मैं डूबने नहीं दूंगा। जितना हिम्मत है, जितना साहस है, जितना मेरे पास ज्ञान है, मैं आपको बांटूंगा, समझाऊंगा, प्रयासरत रहूंगा कि आपको वो बातें अच्छी तरह से आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए। ठीक है, आपका काम निकल जाए, आप सफल हो जाते हो, इसमें ही मेरी बहुत ज्यादा, मेरी ही खुशी है। तो मैं अपनी खुशी के लिए आप लोग को शिक्षा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे गरीब भाई दोस्त हैं, जिन्हें इतनी पैसे नहीं है कि वो जाकर कहीं बहुत महंगे महंगे कोचिंग को अफोर्ड कर सकें, या बैजू एलन, बहुत सारे ऐसे हैं, सीएचएस का बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सब लोग पढ़ा रहा है, गुरु कोई खराब नहीं पढ़ाता है, लेकिन बात यह है कि
किस तरह से सेटर क्वेश्चन को तैयार करता है, और अगर ये बच्चे के मन में पता चले पहले ही से, उसको समझ में आ जाए कि भाई हमको ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से इतने क्वेश्चंस ऐसे पूछता है, तो वो मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि वो आप अच्छे से करके आएंगे। देखिए मैं क्वेश्चंस आपके सामने लाने जा रहा हूँ। अभी इसमें मैंने सीएचएस प्रीवियस ईयर पेपर में जो एनालिसिस अभी करने जा रहे हैं, उसमें मैं केवल और केवल किस पोर्शन का रखा हूँ, देखिए एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं। इसमें और किसमें केवल मैं ये हिंदी का रखा हूँ। और क्यों हिंदी को रखा हूँ, ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना आपको फुल डिटेल में समझाया जाए। अच्छा, आपने हिंदी, अगर शुरुआत में मैंने हिंदी की बात कर रहा हूँ, एकदम शुरुआत से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर मैं हिंदी की बात करूं, तो जैसे वर्ण, तो वर्ण आपको समझ में आना चाहिए कि वर्ण कितने क्या होते हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। तो ये बच्चा जो पढ़ा नहीं होगा, तो हिंदी का बिंदी भी नहीं समझ पाएगा, तो फिर आखिर क्वेश्चन कैसे कर पाएगा। तो मैं इसीलिए इसको एकदम बकायदे जीरो लेवल से शुरुआत करने जा रहा हूँ, ठीक है। बिना टॉपिक को स्किप किए हुए आप देखते रहिए ना। आपको कुछ रटना उठना या कुछ समझ, बस आपको ये देखना है केवल और केवल। हाँ, तो ये देखिए शब्द। अब कैसे कोई भी अक्षर होता है, तो अक्षर से ही तो शब्द बनते हैं, और शब्द के बाद वाक्य बनते हैं, ठीक है। वाक्य के बाद पैराग्राफ बनते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक एक मतलब, जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि जो पढ़े ही नहीं है बेचारे, उनको मतलब जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, प्राइवेट है ना, एकेडमिक जो बच्चा है, तो वो तो समझ जाता है। लेकिन अब जो बच्चे नाउन है, नाउन मतलब संज्ञा, जो बच्चा संज्ञा शब्द वर्ण नहीं जानता है, तो वो संज्ञा कहाँ से बता पाएगा। हाँ, रट के पहले बैठा होगा कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के दिन के नाम संज्ञा कहते हैं। अरे भैया ठीक है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगा कि संज्ञा होता क्या है। वैसे इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उस वहां पर भी। और अभी मैं समझाऊंगा, कोशिश करूंगा सभी क्वेश्चंस के माध्यम से। फिर अभी सर्वनाम की बात करते हैं, तो संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे विशेषण की बात करेंगे, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता, क्या है जो बच्चा संज्ञा नहीं जानता, तो सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण कहाँ से बताएगा। तो विशेषण का जो भाव बताते क्रिया विशेषण है ना। तो ये बात है, पद और पदबंध के बारे में हम समझेंगे। फिर उसके बाद अलंकार क्या होता है, कारक क्या होता है, विभक्ति क्या, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर बहुत सारे आप ऐसे आप क्या कहते हैं ना, एक क्या कलाम लोकोक्तियां होती हैं, मुहावरा होते हैं ना, बोलते हैं अंधों में काना राजा बन रहे हो, मतलब कि मूर्ख लोगों के बीच में, है ना, अपने आप को बहुत मतलब ज्ञानी बन रहे हो, ये चीजें होती है। तो लोकोक्तियां क्या होती हैं, क्या जल गगरी छलकत जाए, मतलब आधी ज्ञान होता है ना, तो बहुत दिखावा करते हैं ना कि छिल छिल नदियां बड़ी उतलाली। तो आप सुने होंगे ये सब, ऐसी नहीं है कि आप बस उसको आज समझना है ना। तो कविता और रचना के बारे में हम लोग समझेंगे कि किसने कौन सा कविताएं लिखी है, कौन सा लेखक है, पुस्तक को किसने लिखा है, गोदान गबन रंगभूमि कर्मभूमि, ऐसे बहुत सारे ऐसे लेखक हैं। महिमा है, और बूढ़ी काकी है, यह बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनका अभी सब मैं जिसका नाम ना कर दूंगा, ये हिंदी के बहुत प्रख्यात लेखक हैं। इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। और यहीं आपके बनास में आप जाइएगा ना, तो बनास के बगल में ही है लमही, सारनाथ के पास में पड़ता है, तो आप जरूर जाइएगा। अभी मैंने बोला केवल हिंदी और हिंदी का पोर्शन लेते हैं, तो चलिए हिंदी वाले टॉपिक पर आते हैं सीधे से। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और सबका बाकायदे एकदम अलग से चीर-फाड़ करेंगे। तो जल्दी से इस पर आते हैं भाई, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ओके, हाँ, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 से आपका शुरुआत होता है हिंदी का, ठीक है। ये आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, रंग लाना। वेरी गुड। अब ये मुहावरा, शुरुआत देखो, मुहावरा ऐसे ही कर दिया, रंग लाना। देखो अब क्या होता है इसमें, कहते हैं ना कि यार माहौल तो बड़ा गहमी गमा का था इलेक्शन में। इलेक्शन से अभी बिहार में इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुआ था अभी हाल ही में। तो वहां पर जब देखेंगे बड़े बड़े सितारे, है ना, बड़े बड़े लेखक गायक पहुंचे थे। और तो कहते हैं ना कि यार इस चुनाव में, जैसे महाकुंभ का अभी हुआ था, अभी ये इलाहाबाद में ही प्रयागराज में हुआ था। तो देखिए आप अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आए थे, बहुत दूर दूर से, एक एक से बॉलीवुड स्टार है, साउथ स्टार्स, बहुत सारे ऐसे महान महान लोग आए थे। जो इसीलिए कहते हैं कि उसमें बात लोग कर देंगे यार, ऐसे इतना मतलब ज्यादा भव्य कार्यक्रम रहा कि वहां पर ये फलाना व्यक्ति आकर उस कार्यक्रम में रंग ला दिया एकदम, है ना, प्रभाव उत्पन्न कर दिया। तो ये चीज होता है। तो रंग लाना का मतलब होता है प्रभाव उत्पन्न करना, है ना। रंग लाना का मतलब क्या होता है, प्रभाव उत्पन्न करना। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ना, अगर मान लीजिए देखिए इसमें दो परिवर्तन लाना तो होगा नहीं,
पहली बात। और किसी चीज को रंगना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रंग किसी चीज को रंगना, आप समझिएगा, मुहावरा रहेगा तो सिंपल में उसका साधारण अर्थ जैसा है वो शाब्दिक अर्थ ऐसा नहीं निकल सकता, ठीक है। तो उसका कहीं ना कहीं वो उसका कुछ मैसेज छोड़ कर जाता है, कुछ संदेश देना चाहता है कि इसका क्या अलग अर्थ हो सकता है। अब यहाँ पर दो चीजें बचते हैं, असर जमाना और प्रभाव उत्पन्न करना। तो इसमें से बेस्ट सुटेबल आंसर आपको प्रभाव उत्पन्न करना ही है, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा प्लीज। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द लिखे हैं। अब शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को रटने से नहीं होगा, आपको केवल, अब जैसे हिंदी आपने लिखा है, पढ़ा है, इतने दिनों से आपने हिंदी पढ़ा है, तो हिंदी में आपने जो चीज लिखा है उसको किस तरह से सही सही लिखा जाता है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, ये गरुण, ये तो अड़ नहीं होगा, और ये गरुण में ये अड़ नहीं होता। देखिए ड अड़, ये ड है, और ड, और ये ई है, और इसको तो पहचानते होंगे, बड़ी ई है, और ये है अंग, और ये है नीचे, इसको बिंदु देते हो तो इसको बोलते हैं अड़ा। क्या बोलते हो? अड़ा। तो ये बच्चा जानता है दो पाई अड़ा, ठ डड़ा अड़ा, है ना। तो ये वाला अड़ा नहीं होता। यहाँ पर जब भी आप लिखते हो ना कि सड़क, आपने लिखा होगा सड़क, या लिखा होगा कड़क, तो यही वाला अड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें गरुड़, ये वाला अड़ा होगा। दो चीजें हैं, अब इसमें भी अड़ा है, इसमें भी अड़ा है। अब हमको देखना कौन सा है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो अभी आपको देखिए, इसमें दो अड़ा है, लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं, एक मिनट, ये जो है ये रू जब लिखते हो आप ऐसे करके, ये होता है बड़ा रू। यहाँ पर अगर ऐसे जुड़ा है और ऐसे है, इसको बोलते हैं बड़ा रू। और ये होता है और ऐसे लटका दिया तो ये है छोटा रू। तो ये है गरुड़। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गरुड़। क्या हो जाएगा? तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है श्री रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? 30 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों का अच्छा अच्छा जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। अरे अरे नालायक वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी को कहाँ पहुंचा दिया श्री रामचरितमानस में। देखिए भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं, नहीं बहुत सारे बच्चों का ये गलती हो जाता है। हाँ, नेहा का सही जवाब है तुलसीदास। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, इसमें तो आपको समझ में आ गया कि तुलसीदास है, लेकिन एक बात बताओ कि जो तुलसीदास जी हैं रामायण, ये सॉरी, रामचरितमानस को किस भाषा में लिखे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि रामायण को, मेरा सवाल है, रामायण, रामायण को किस भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक, लेखक नहीं कह सकते हो, रचयिता कह सकते हो, रचनाकार। और किस भाषा में लिखा है? अगर भाषा की बात की जाए तो किस में है? और रामचरितमानस, रामचरित्र मानस, ये किस भाषा में है? ठीक है, तो अब बताइए जल्दी से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। रामायण किस में लिखा गया है? हिंदी जैसा लग रहा है ना, हिंदी। बहुत अच्छा। रामचरितमानस कैसा लग रहा है? संस्कृत में ना। अरे नालायक हूँ, ये हिंदी में दिख तो रहा है, लेकिन ये हिंदी में है नहीं। रामायण देखो भाई, यहाँ पर कंट्रास्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस हिंदी में है, और रामायण जो कि आपको लग रहा है हिंदी जैसा है, लेकिन वो है संस्कृत में। कैसा है? संस्कृत में। तो आइंदा ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। और ये फिर से इसको मैं लिख देता हूँ, ये तो गलती हो जाएगा भैया आपसे। देखो मैंने क्या बोला, रामायण किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में। अच्छा इसके लेखक के क्या नाम है? रामायण लिखे हैं वाल्मीकि जी। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने लिखा है। और वाल्मीकि जी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये बहुत आदि प्राचीन काल की बात है। इनका जो हिंदी में, अरे सॉरी, इसमें लिखे हैं भाई, मुझसे भी मिस्टेक हो जा रहा है, ये लिखे हैं संस्कृत में। हाँ, बहुत मतलब ये ईसा शताब्दी के पहले की बात है। अब रामचरितमानस की जहां तक बात है, तो रामचरितमानस ये लिखा गया है हिंदी में। कैसे लिखा गया भाई? ये लिखा गया है हिंदी में। और इसके रचनाकार कौन है? रामचरितमानस के कौन रचनाकार है बताओ बेटा? रामचरितमानस लिखे हैं सर तुलसीदास जी। कौन लिखे हैं भैया?
तुलसीदास जी। तो समझ में आया भाइयों और उनके बहनों। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? रामचरित्र मानस। और दोस्तों अब एक बात उठता है, अब यहाँ से सेटर कैसे तैयार करेगा? ये तो हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। अब कैसे नया क्वेश्चन आ रहा है जो दिमाग घुमा दे रहा है? बोलेगा, आपसे प्रश्न देगा कि तुलसीदास जी जो थे, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे लेते हैं। हाँ, तुलसीदास जी का अब आपसे प्रश्न कैसे करता है, अब देखिएगा। तुलसीदास तुलसीदास किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? समकालीन समकालीन थे। अब देखिए, तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये घुमा के क्वेश्चन पूछा ना। सबसे पहले हमें तो तुलसीदास जी के बारे में जानना पड़ेगा कि तुलसीदास जी अगर मान लीजिए हैं, उनका तो जन्म कुछ पता तो होना चाहिए। वैसे उनका जन्म स्थान के बारे में तो कुछ ज्ञातव्य नहीं है, लेकिन इनका समय काल कहा जाता है कि 1511 में इनका जन्म हुआ। कालिंदी के तीरे, कालिंदी नदी जानते हो किसको बोलता है? यमुना। और 1511 में इनका जन्म हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि इतिहास के कालखंड में कौन से राजा का शासन काल था। हाँ, मतलब सर्वश्रेष्ठ राजा की बात करूं, ये 1623 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। और इनका देखो, कालिंदी के तीरे मैंने बोला ना, यमुना नदी के तीरे कहा जाता है कि इनका जन्म हुआ। और यहाँ 80 घाट है ना बनारस में है, अब जाना कभी देखना। 80 घाट वाराणसी में है, तो वाराणसी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। तो अस्सी घाट वहां तुलसीदास घाट बना है भाई। तो यहाँ आपको याद करना होगा कि जब 1511 और 1623 की बात कर रहा है, तो इस समय इतिहास कालखंड में एक राजा होता था, जिसे बोलते थे बहुत ही सर्वश्रेष्ठ महान राजा। महान तो बोलते थे, ये मुगल काल की मैं बता रहा हूँ। मुगल मुगल डायनेस्टी में एक महान राजा अकबर हुए। कौन हुए भैया? अकबर। और उनके बेटा थे जहांगीर, जिसको सलीम बोलते थे। हाँ, नाम सुना है सर, जहांगीर। नाम सुना सुना सा लग रहा है, सलीम, अनारकली। ओ सर, ऐसा ऐसा बात मत करिए प्लीज। ठीक है, तो कौन थे? जहांगीर और अकबर के समकालीन थे। अब मैं बात बता दूं कि भाई अकबर को महान क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सभी धर्मों को, यहाँ से सभी धर्मों को एकजुट करने का ये, मतलब कहते हैं ना कि जितना अकबर सहिष्णु था, क्या मतलब कि सभी धर्मों को बांट कर रखा था। क्योंकि आपको बता दूं कि रामायण का भी इसने फारसी में अनुवाद कराया था। जो रामायण था, इसका इसने क्या करवाया था? फारसी में अनुवाद कराया था। और अगर इसके बात कर दूं कि महाभारत महाभारत का भी इसने फारसी में अनुवाद कराया था, महाभारत। तो इसको, महाभारत को नाम दिया रज्यनामा। रज्यनामा। देखिए, रज्य मतलब क्या होता है, नामा मतलब क्या होता है, पहले समझ लो। रज्य मतलब होता है युद्ध। महाभारत में आप देखोगे ना, देखिए एक चीज मैं बता दूं, युद्ध, नामा मतलब कहानी। तो इसमें आप रामायण, अच्छा महाभारत में देखो आप, रामायण में जितने मतलब कितना सिंपल साधारण हो, वही जब सीता हरण होता है उसके बाद थोड़ा सा लंका कांड होता है, फिर वहां पर सीता के लिए वापस जाते हैं राम जी लाने के लिए, तो थोड़ा बहुत युद्ध है। महाभारत में तो शुरू से युद्ध चलता रहता है। इसीलिए बता, अच्छा महाभारत की जब मैं बात बताते हूँ, तो महाभारत किसने लिखा है? अभी आपको जहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, वेद व्यास जी। तो महाभारत किसने लिखा भैया? वेद व्यास जी ने लिखा है। तो एक मिनट इसको मिटा दो, नहीं तो आप समझोगे कि यही आंसर है। तो वेद व्यास जी ने क्या लिखा भैया? महाभारत। क्या लिखा है? महाभारत। अब हम पुराना वाला तो महाभारत और भी अच्छा लगता है, इसमें भीष्म का रोल जो किस किए हैं, भीष्म। हाँ हाँ, देवव्रत नाम था उनका। भीष्म का रोल जो किए हैं, या आज भी मतलब कहते हैं भीष्म पितामह की तरह, उन्होंने शक्तिमान जो किए ना, मुकेश खन्ना जी, उन्होंने भीष्म का, पुराने वाला महाभारत की मैं बात कर रहा हूँ, जो बी आर चोपड़ा साहब ने बनाया था। अभी तो नया वाला स्टार प्लस पर आ गया है, तो वो तो और अच्छा लगता है, स्टार प्लस वाला। ठीक है, तो इसमें, हाँ इसमें तो बहुत सारे हैं, नए नए कैरेक्टर है, सौरभ जैन है, और सौरभ वो है, क्या बोलते हैं, बहुत सारे। एक डब्ल्यू में, आप लोग समझते हैं, हम ज्यादा नहीं देखे हैं। वो नया वाला, पुराना वाला मुझे अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर क्या मैं बात कर रहा था, हाँ महाभारत। तो महाभारत को ना, अगर मैं थोड़ा महाभारत का भी डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है ना। देखो भाई, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, आपके दिमाग में ये बस आप कहानी सुनो ना, आप रटना नहीं है। महाभारत, महाभारत को ना अगर देखा जाए तो जैसे बहुत बड़ी किताब है ना, तो बहुत बड़ी काव्य कहा जाता है, महाकाव्य। तो वेद व्यास जी ने लिखा, पहले तो ये बात समझा, वेद व्यास जी ने लिखा है। और इसको अलग अलग पढ़ाया जाता है, मतलब इसमें खंड जो बनाए गए हैं। अब एक ही बार में सभी चीज को, जैसा यहाँ पर 5 खंड बनाए ना, आप आपके जो क्वेश्चन पेपर है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, हाँ, सम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उसी तरह वेद व्यास जी ने महाभारत को खंड में विभाजित किया है। तो खंड में भी जैसे आपका होता है ना कि चैप्टर नंबर 1, और एक में भी कौन सा, एक में भी होता है कि 1.1, 1.2, तो इसको अध्याय बोल सकते हो। तो जो खंड है ना, उसको पर्व बोलते हैं। महाभारत में जो खंड है उसको क्या बोलते हैं, मेन देखिए यहाँ पर बोलेगा कि महाभारत में सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा पर्व आपको आता है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व। अच्छा, इस भीष्म पर्व में जानते हो कितने अध्याय हैं? 122 अध्याय है। 122 अध्याय। नहीं तो ये मैं आपको गूगल ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे छोटा पर्व, सबसे सबसे छोटा अगर पूछेगा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा क्या था भीष्म पर्व, और सबसे छोटा क्या है? महाप्रस्थानिका। महाप्रस्थानिका, प्रस्थानिका, महाप्रस्थानिका। जब जब द्रौपदी और ये पांचों पांडव चल देते हैं वहां से, तो वो है 3 अध्याय है इनसे। केवल और केवल कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय। तो सबसे छोटा यही है। महाभारत में सबसे छोटा खंड, सबसे छोटा पर्व क्या है? यही है। अच्छा, इसमें और क्वेश्चन बनने वाला है, जो रहता तो मैं बता सकता था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी के बारे में तो ये आप अलग डिस्कस हो जाएगा भाई। चक्रवर्ती राजगोपालचारी के बारे में तो आपको नॉर्मली पता होगा, सभी बच्चों को पता होता है कि इनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत। दूसरा कलर लेते भाई, इसमें तो दिख ही नहीं रहा यार। भारत रत्न, भारत रत्न सबसे पहले किसको समाज सेवा के क्षेत्र में मिला था? कब? बताओ बताओ बताओ। 1900। अच्छा, आपको पता नहीं, इसके लिए मैंने ये अलग से वीडियो बना लिया, आपको जाकर देखना चाहिए, है ना। 2024 में मिला कितने लोगों को, और सबसे पहले किसको किसको मिला था आपको? राधा, हाँ, रमन पड़ाव के लिए मिला था, और राधा कृष्णन जी को भी मिला था। तो तीनों लोग को एक ही साथ मिला था, राधा कृष्ण, राजगोपालचारी और रमन। राधा, रमन, गोपाल, याद रखना, ठीक है। तो इन्हें राजा जी भी बोलते हैं। अब वो वाला राजा जी नहीं समझना है, ए राजा जी, ए राजा जी तो हारे त, हाँ, तो तुम्हारे जरूरत तभी यहाँ पढ़ाई खाती है, राजा जी की जरूरत ज्यादा ना पड़े, कि देखो यही बढ़ने का टाइम है और यही बिगड़ने का। देशभक्ति में कौन सा समाज है? समझो भाई, देशभक्ति में कौन सा समाज है? तो हम्म, हाँ सही बात है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटेबेटन थे। लेकिन अगर द्वितीय पूछेगा या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा, गोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, यही जी है। अच्छा, देशभक्ति में कौन सा समाज है? अभी आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें आप बताइए। देशभक्ति। अच्छा, समाज आपको पता है समाज क्या होता है? बाबूजी देखिए, समाज 6 प्रकार का होते हैं, ठीक है। चलिए आप बारी बारी से सबके आपको मैं बता देता हूँ छोटे में। तो पहला हमने सीखा था, पहला, मिनट यार, थोड़ा सा पॉइंटर लेने में टाइम लगता है। एक अ, बहुव्रीहि, हाँ हाँ, आते 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 हैं। बहुव्रीहि व्रीहि समास। दूसरा हो गया कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय समास। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। चौथा की अगर बात किया जाए, चौथा की अगर बात किया जाए तो चौथा है द्विगु समास। कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है भाई, उससे कोई मतलब नहीं है। द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठा की अगर बात किया जाए, लास्ट और लास्ट बचता है तत्पुरुष, जिसकी बात अभी हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, तत्पुरुष समास, आपने कारक विभक्ति पढ़ा है? कर्ता ने कर्म को करण से
सम अपादान से, हाँ संप्रदान काकों के लिए आपने पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि संप्रदान काकों के लिए होता है। इसका चिन्ह क्या होता है विभक्ति में? का को के लिए, काको के लिए। तो काको के लिए का मतलब होता है कि देश अभक्ति। तो देशभक्ति का क्या अर्थ निकलता है? देश के लिए, के लिए भक्ति। देश के लिए क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए। और भक्ति में तो शक्ति है, देश के लिए भक्ति। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज आ रहा है, करण। करण मतलब क्या होता है? करण से। इसका चिन्ह क्या होता है? करण से। तो करण से का कैसे आप निकलेंगे? देखिए तुलसी कृत, इसका उदाहरण हो सकता है तुलसी कृत, मतलब तुलसी के द्वारा, या तुलसी के द्वारा से, के द्वारा भी होता है, के द्वारा। तो तुलसी के द्वारा यह रचना की गई, तो तुलसी कृत किया गया है। या हस्तलिखित, मतलब हस्तलिखित, लिखित, हाथ से लिखा गया, हस्तलिखित, ठीक है। उसी तरह रोग मुक्त, रोग मुक्त, ये सब किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? रोग से मुक्त करण के, ठीक है। इसी तरह आप अगर देखोगे आगे तो ये देखिए कर्म। कर्म को क्या बोलते हैं? कर्म को, कर्ता ने कर्म को में क्या हो सकता है? जैसे बस चालक, बस चालक, मतलब इसका अर्थ क्या अर्थ निकल सकता है? बस को चलाने वाला, ये ना अर्थ निकलेगा, बस को चलाने वाला। या फिर ऋण मुक्त, सॉरी माखन चोर, माखन चोर, माखन को चोरी करने वाला। गगन चुंबी, गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, है ना। हाँ मतलब गगन क्या कुछ चूम सकता है कोई भला? लेकिन कहते हैं ना कि गगन को चुम लिया मतलब बहुत ऊपर चला गया। ऊपर कहने का मतलब बहुत श्रेष्ठता प्रदान कर लिया उसने। तुम लोग चुम्मा चाटी का बात सुनते ही हैं, मन में लड्डू फटने लगता है, अदमास कहीं का। सुनो, अभी हम क्या बोल रहे थे? आपादान। आपादान मतलब क्या होता है? से। और अलग होता है। आपादान तो होता है मतलब अलग। आपादान का मतलब क्या होता है? से तो है, एक मिनट कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं भाई। ये आपादान, तो आपादान के एग्जांपल अगर देखते हैं तो आपादान में आपको अन्नहीन, अन्नहीन, अन्न, सॉरी यार, देखो भाई मुझे पॉइंटर पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अन्नहीन मतलब अन्न नहीं मिला है ना, अन्न से हीन हो गया, हीनता हो गई। ऋण मुक्त, ऋण, एक मिनट थोड़ा कोऑपरेट करो भाई, क्योंकि मुझे ना सच में बता रहा हूँ, बोर्ड पर मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है। ये व्हाइट बोर्ड है ना, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया है बेचारा, तो ऋण मुक्त बोल सकते हैं। पदच्युत, 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 हाँ देश निकाला, मतलब देश से निकाला दे दिया गया है। पद से मुक्त हो गया, पदच्युत हो गया है। देश निकाला, देश से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि समास क्या होता है, संक्षिप्त कथन होता है। और संस्कृत, अच्छा अब अगर बारी बारी से मैं चर्चा करा दूं तो मेरे पास तो समय नहीं है, फिर भी देखता हूं आपको। बहुब्रीहि समास और कर्म धर्म समास में ना बहुत जरा सा अंतर है। कौन सा होगा और कैसे होगा, इसका उसको समझते हैं। देखो देखो क्या है ना कि कर्मधारय समाज है ना, जिसमें भी जो मेन जो होता है कथन होता है, जो बोल सकते हो आप, दोनों, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। जैसे आप देखो कर्मधारय में भव सागर, भव सागर, भव सागर समझते हो? भव सागर, सर समझते हैं। भव सागर मतलब कि हमको हमारे, चलो दोस्तों अब बारी बारी से सबका जिक्र करते हैं, ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं। ओके तो मेरे दोस्त, अब जितने समास है ना,
उनका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला में आपको दिख रहा होगा बहुब्रीहि समाज या कर्मधारय समाज। तो देखिए कर्मधारय या बहुब्रीहि की अगर जब बात करते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं, आपको बहुत कॉमन सा अंतर होता है इसमें दोनों में। देखिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर पहले से लिख दिया है, भाव सागर। भाव सागर मतलब होता है कि जो समुद्र होता है, समुद्र, सागर माने क्या होता है, समुद्र, और भाव मतलब जीवन। तो जीवन रूपी जो समुद्र है ना तुम्हारे, मतलब कहते हैं ना समुद्र क्या होते हैं कि समुद्र का जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, वहां से फिर संघनित होकर बादल बनाता है, बादल बनकर फिर वापस वर्षा के रूप में धरती पर आता है, धरती पर फिर वो नदी नालियों से होते हुए नहरों में, नहरों से होते हुए नदियों में, और नदियों से होते हुए बड़ी बड़ी जलधारा के रूप में यह समाहित हो जाती है, अंततः मिलकर कहाँ पे, समुद्र में। तो समुद्र का जो चक्र बना है ये आना जाना, उसी तरह हमारे जीवन में जो समुद्र है, जीवन रूपी समुद्र, मरण, जीवन मरण, ये भव सागर कहते हैं। तो कर्म, देखिए कर्मधारय समास में क्या अंतर है, मेरे कहने का मतलब है, इसमें जो पहला पद है ना वो प्रधान है। जैसे नील गाय, नील गाय, तो नीला है जो गाय उसको बोलते हैं नील गाय, क्या बोलते हैं, नील गाय। जैसे लाल टोपी, लाल है जो टोपी उसको क्या बोलते हो, लाल टोपी। तो ऐसे आपको सिंपल आपको देखने को मिलेगा, इसमें दोनों पद में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है, देख रहे हो, लाल टोपी पहली, पहला जो चीजें हैं दूसरा का विशेषता बताता है ना, प्रथम वाक्य जो है उपवाक्य दूसरे का विशेषता बताता है। और नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। अब लेकिन एक चीज होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज जाता है कि नीलकंठ बहुब्रीहि है या मतलब कर्मधारय है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपको ऐसे देगा, देखिए अभी मैं बता दे रहा हूँ बहुब्रीहि क्या होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे देता है सपोज डेट कि बताइए नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका, ऐसे लिख कर देता है, लिख कर आपको देता है, और बगल में शंकर भी लिख ही देता है, मान लो शंकर जी को नीलकंठ बोलते हैं ना, 20 पी लिए थे, तो ये नीला है कंठ जिसका, तो एक अलग सा अर्थ नहीं निकल रहा है कि जिसका नीला कंठ है वो भगवान कौन है, भोलेनाथ है, बोरहा बाबा। तो इनके अलग अर्थ निकल रहा है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए, नीलकंठ देगा तो क्या है, कर्मधारय, लाल टोपी देगा कर्मधारय है, नील गाय देगा कर्मधारय, लेकिन लिखेगा नीला है कंठ जिसका शंकर, तो वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। समझ में आया, समझ में आया। जैसे निशाचर, तो निशाचर, अब देखो निशा में चल, निशा मतलब क्या, नशा नहीं, निशा मतलब होता है रात, निशा मतलब क्या होता है, रात, रात को चरने वाला अरे भैंस नहीं भाई, क्या यार विकास, निशाचर का मतलब होता है रात को, चर माने चलना, जो रात को चलता है, रात को कौन चलेगा, हाँ चोर अरे भाई चोर भी हो सकता है, चोर, दुष्ट, पापी, राक्षस, यही सब में चलेंगे। तो रात को चलने वाला पुलिस वो चलता है सर, क्या बबुनी, तुम भी मतलब क्या तुम बात का खाले उखाड़ दोगे, पुलिस भी चलता है तो चोर के पीछे चल, देखो भाई जो रात को चलता है उसको बोलते हैं निशाचर, ठीक है। वैसे रिछाचर मतलब राक्षस होता है, दानव होता है, दैत्य होता है, ठीक है, तो वही राक्षस। सर क्या लिख रहा है, क्या दिखाई जरा, सर मैं अपने भाई को रोज निशाचर बोलूंगी क्योंकि राक्षस बोलते बोलते मेरा, गंदी बात, ऐसे नहीं करना। तो अब देखते हैं, ये हो गया देशभक्ति में समास। चलिए आगे देखते हैं, मगही किस क्षेत्र के आसपास बोली जाती है, तो देखो बेटा बहुत प्यारी लैंग्वेज है मगही, है ना। आहू पहुना बैठू छू, की हाल हो पहुना और वहां पहुना मतलब पाहुन मतलब होता है जो आगंतुक गण होते हैं, जीजा मान लो कह सकते हो, बहनोई। तो पाउन मतलब बहुत प्यार से बोलते हैं, लोटा को डूबा, डूबा छिपा, थाली को छिपा बोलते हैं, ऐसा बहुत प्यारा लगता है लैंग्वेज, है ना। तो मगही बहुत प्यारा है। तो मगही जानते हो कहाँ बोला जाता है, देखिए अवध की तरफ, लखनऊ की तरफ अवधि बोला जाता है, एक कुरुक्षेत्र है हरियाणा की तरफ, हरियाणा भी, और दिल्ली में तो नहीं बोला, तेरे को मेरे को पता नहीं। पटना के साइड में आप जाओगे ना, पटना के साइड में औरंगाबाद गया, तो ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पर मगही भाषा। देखो मगही जो है ना, मगही लैंग्वेज, ये मिथिला प्लस हिंदी दोनों मिलकर बना है, मिथिला प्लस हिंदी का दोनों का समावेश है, बहुत प्यारा लगता है।
अरे इतना प्यारा आ गए बैठ गए छे गलई सलई बोलते हैं, बहुत प्यारा लगता है। देखो भाई बुरा नहीं मानना जो मगध से होंगे और जो पटना के आसपास होंगे, है ना। वैसे मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पटना और खास बिहार यूपी से ही बिलोंग करते हैं। तो अभी हमने समझा क्या? अच्छा अच्छा। ओ, कोई बात नहीं, आप अगर इसका डिटेल स्टडी करना चाहते हैं ना तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, एक मिनट, ये सारे जितने भी हैं मैं अभी बताया, अभी वही भाव में ना उपसर्ग लगा रहता है, उपसर्ग, आजन्म, आगंतुक, है ना। द्विगु समास में क्या हो रहा है? द्विगु समास में आपको देखा जाएगा पहला शब्द जो होता है, पहला शब्द, प्रथम अक्षर, पहला शब्द या पहला वाक्य को, उसमें पहला पद जो रहेगा संख्यावाची रहेगा। क्या रहेगा? संख्यावाची। इसीलिए ना मैं बोला हूँ, मेरा ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 84 29 55 98 67। आप इस पर अगर कहेंगे ना, देखिए डिटेल स्टडी करने के लिए थोड़ा सा आपको तो समय देना पड़ेगा, और क्योंकि यह, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये नंबर जो आपको ना, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे बेटा, घबराने की बात नहीं है। राजू बेटा तुम देखो ऐसे, आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना दोस्त, कि जैसे मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, लिंक करिएगा, लिंक लिख कर भेजिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको लिंक शेयर बता दूंगा। मैं आपको सारे पीडीएफ्स, सारे नोट्स जितने भी हैं, और जो भी चीजें मैं रेगुलरली पढ़ाता हूँ, जो आपको कंटेंट, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सोशल हो, साइंस हो, अब बेसिक स्टडी आप करना चाहते हो और विस्तार से करना चाहते हो, कम समय में करना चाहते हो, कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हो ना दोस्त, तो एक बार, बहुत कम फीस है, एक बार आप इसी नंबर पर लिंक लिख कर भेजिएगा, मैं आपको सारा डिटेल बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं नहीं बता सकता, सॉरी दोस्त। तो आगे बात करते हैं। हाँ, पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। जैसे त्रिभुज हो गया, चौराहा हो गया, पंचमुख हो गया। तो ये देख रहे हो, चौराहा, तो चौ माने क्या होता है? चार। चौराहा, जो चार तरफ से रास्ता जाता है चौराहा बोलते हैं ना। त्रिभुज जिसके तीन है भुजाएं, उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज, चतुर्भुज। हाँ, वेरी गुड आस्कर। और ये क्या होता है? आ, खुर्रम, कैसा नाम है भाई? खुर्रम, क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, द्वंद्व समास, द्वंद्व, देखो द्वंद्व मतलब होता है झगड़ा, हाँ, सही बोल रहे हो। देखो इसमें क्या होता है, एकदम दो आपको ना बीच में एक विग्रह चिन्ह आपको दिखाई देगा, देखे, देवासुर, देवासुर, देवा देव भगवान, असुर मतलब राक्षस। देखो, रुपया पैसा, रुपया पैसा, है ना, रुपया पैसा। तो इसमें भी क्या है? द्वंद्व समाज, लेन देन, एक तरफ कोई ले रहा है, एक तरफ कोई दे रहा है, लेन देन। देख रहे हो, उल्टा चीजें लग रही है ना। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, तो आपको इसमें जरूर आपको दो अलग अलग चीजें, दोनों पद में क्या होता है ना, विद्या दिखाई देता है, ठीक है। और तत्पुरुष समाज मैंने बता ही दिया। तो चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, एक एक चीज को मैं बताता हूँ चलूंगा तो लेट होते चला जाएगा ना भाई दोस्त। अच्छा, आशातीत का क्या अर्थ है? बताइए, कमेंट करिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, ओ मेरे गॉड, ये आशातीत का अर्थ पूछ रहा है, यहाँ उल्टा नहीं, विपरीतार्थक शब्द, विलोम नहीं पूछ रहा है बेटा। तो सबसे पहले बात, हाँ, निराश नहीं हो जाओ सुबोध कुमार। भाषा का निराशा होता है लेकिन वो विलोम होता है। मैं यहाँ पर उसका शाब्दिक अर्थ जानना चाहता हूँ कि उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़िए एक बार, फिर आप क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए। आशा से कम, वेरी, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है आशा का न होना, आशा से अधिक। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो एक नंबर का क्वेश्चन को, एक जो है विकल्प उसको चॉइस करते हैं? बहुत है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर लिखिए, ऐसे नहीं डालिए, आप ऐसे लिखकर कमेंट करिए ना, देखिए 26 और ऐसे 1, ठीक है, तब समझ में आएगा ना। कोई एक लिख रहा है, कोई दो रहा है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त, ये क्या होता है? आशा से अधिक, आशा ये बोलते हैं कि विकास ने बहुत कम मेहनत की थी लेकिन उसको आशातीत सफलता मिली, मतलब आशा से भी अधिक सफलता मिलती। तो ये होता है आशातीत। क्या होता है? आशातीत, ठीक है। हाँ हाँ। तो अब देखो, यहाँ पर क्या दिया है, चौथा नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन का क्या है? उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? अब देखो, जब आपको बहुत ज्यादा उत्तेजित किया जाता है, मतलब कि आप मर्द हो तो ये करना चाहिए, आप या लड़की भी है तो
ये कहते हैं कि छुरियां छोरों से कम है के, तो आपको उत्साहित किया जाता है किस चीज के लिए? आपको आपके वीरता को प्रदर्शित करने के लिए। तो उत्साह किस में कैसा आपको ऐसे बताइए, श्रृंगार में कभी उत्साह क्या जगह है? बढ़िया बढ़िया और सजाओ और सचा बबुनी, बड़ा बढ़िया लगता है। ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई होता है? मतलब हम तो अभियो कहते हैं कि लड़के खूंखार अच्छे लगते हैं, है ना, एकदम। हाँ, भयंकर तरीके बात। और हमारा प्यारा छात्र है, तो खान भी बोलते हैं। तो ऐसे बात है। तो श्रृंगार रस में उत्साह नहीं आने वाला है। अच्छा, शांत रहेगा तो बेचारा उसको क्या उत्साह जाएगा, जिसका मतलब कि जो खुद भभक रहा है। तो शांत, एकदम शांति है, बैठा है। तो अब भयानक रस में देखिए, मैं बता दूं, इसका भाव होता है लगभग 9 भाव है। अभी देखिए, ये वीर रस का है। उत्साह किसमें होना चाहिए? वीरता में होना चाहिए। और शांत की अगर मैं बात करूं, शांत, तो शांत रस में अगर बात किया जाता है तो निर्वेद आता है। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। निर्वेद मतलब क्या होता है ना, कैसे शांत रहता है कोई? एकदम वैराग्य हो गया उसको, कोई भी जीवन, मतलब जीवन मोह दुख दया से वो वंचित हो गया है। अब उसको जैसे ना वैराग्य धारण कर लेना, मतलब जो अपने, हाँ, सही बोल नागा बाबा नहीं बनने को कह रहे हैं। मतलब वैराग्य का मतलब वही थोड़ी होता है, मतलब जीवन के जो मोह माया है ना, उससे अलग रहकर अपना जीवन व्यतीत करना, उसको निर्वेद बोलते हैं, वैराग्य बोलते हैं, उदासीनता बोलते हैं। यही उसका स्थायी भाव है। अच्छा, भयानक, भयानक का तो समझते होगे, भय जिसमें हो, क्या हो? भय हो। तो भयानक का मतलब क्या हुआ? भय। तो ये आपका 27 का पहला आंसर हुआ, वीर रस। अच्छा, श्रृंगार रस में क्या आता है, मैं बता ही देता हूँ आपको। बड़ा बच्चों का मन में ये जहन में रह रहा है बात, वही श्रृंगार रस। देखो, एक एक आपको श्रृंगार रस में ना आपको प्रेम मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ सर, क्या बोल दिए। ऐसे कहाँ कहते हैं सर, प्रेम? अरे बबला, प्रेम का मतलब तो खाली वही समझ जाता है, सीधे तुम्हारा दिमाग उसी पे पॉइंट करता है। प्रेम या अनुराग बहुत अलग अलग चीजें हैं बेटा, जी समझ जाओगे ना। कहते हैं कि क्या बोले, प्रेम पर तो इतना, मतलब ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना। हाँ, तो ढाई अक्षर नहीं है, देखो। प्रेम, प पूरा हो गया, उसमें आधा र हो गया, म हो गया पूरा। तो एक प, एक म, दो, एक र वाला, तो प्रेम। तो इसमें ढाई ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे सो फिर ना ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। तो कबीरदास की ये वाणी तो आपको पता ही होगा। तो हाँ, अच्छा लगता है ना। तो सुनिए, नहीं, आज का जो प्रेम है वो अलग हो गया। वो जो सिनेमा में आप देखते हो ना, वो आप समझ रहे हो, हीरो हीरोइन वाला। हाँ हाँ, वो तो अलग। अब भैया, आप लोग का जो जनरेशन जेन जे क्या बोल रहे हो, अब नया जो जनरेशन है, खुदे इस सब में तुम लोग परंगत हो गए हो, शिक्षा दीक्षा से प्राप्त हो गए हो। लेकिन बेटा, अगर प्रेम को चाहते हो ना, प्रेम का अलग ही एक अर्थ होता है। प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान, ये सब एक ही चीजें होती हैं। प्रेम में केवल चीज पाना नहीं होता है, कभी कभी खोना भी पड़ता है मेरे दोस्त। हाँ, तो अभी ज्यादा के सच में मत मारो। प्रेम माँ से भी हो सकता है, पिता से भी होता है, बहन का भाई का प्रेम नहीं होता है। तो तू खाली बस मतलब वही वाला प्रेम जानता है, गधा कहीं का। चलो आगे चलते हैं। तो ठीक है। हाँ, देखो, आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, देखो। कहत, निखट, नहट, रिझत, खिझत, मिलत, खिलत, मिलत, खिलत, लजियात, लजियात। ठीक है। कहत, नखट, रिझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात। तो इसका अर्थ समझ में आया? नहीं समझ आया सर? अच्छा, भरे भौर में करत है नैनहु से 100 बात। नैनहु से 100 बात, मतलब नैनो से जो बात कर,
अच्छा लग रहा है सर। अच्छा है। तो नैनो से ही बात हो गया। नैनो की बात न चलाओ हम पे है, वही वाली बात। समझ रहे हो ना? नैनो की तो बात नैना जाने हो, सपनों की राज तो रहना जाने है। चलो ठीक है, मुझको ज्यादा गाना नहीं आता है, तो तुम्हारे लिए मैं अब अलंकार अगर इसमें पूछता है ना बेटा, कभी कभी इससे अलंकार भी पूछता है, तो जानते हो ये अलंकार कौन सा अलंकार है? कहत नखट रिझत खिझत मिलत खिलत रजत, इसमें भी दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। देख, अलंकार में ये हो जाता है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। ये है आपका अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास अलंकार। आपको सुनने में नहीं लग रहा है एक ही जैसा? कहत नखट विघटित खिचत मिलत खिलत रजत, एक पे जाता है, निखट खट खटट है, अलंकार है। तो अलंकार मतलब होता है सजाने वाला। हाँ सही बात समझे हो गाना गुड़िया। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वह मेरा घर है में, इस वाक्य में मेरा क्या है? इस घर में मेरा घर है, बताइए इसमें, इसका कमेंट दीजिए, उत्तर दीजिए कमेंट में। यह मेरा घर है में, इसमें मेरा क्या है? मेरा, देखो बेटा एक चीज मैं बता दूं, घर क्या है इसमें? घर क्या है बताइए? बिस, हाँ हाँ, इसमें घर है संज्ञा। सर ये तो बात है, लेकिन इसमें मेरा पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक मिनट, मेरा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण सर, क्योंकि यह मेरा तो है, सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम किसका काम कर रहा है? यहाँ घर का विशेषता बताने का काम कर रहा है कि सर मेरा घर है। किसका घर है? सर मेरा घर है। और मेरे से क्या बन रहा है? उसका संबंध बन रहा है। तो अगर इसको और भी डिटेल में अगर बात करो तो ये संबंध वाचक है। संबंध वाचक, संबंध वाचक क्या है? संबंध वाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो याद रखना चाहिए, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। अब यहाँ पर संज्ञा आता है, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनामिक विशेष से क्या होता है? तो जो विशेष से होता है ना सर, समझो ना बेटा, जो विशेष से होता है वो विशेषण का, जिसके बारे में जो विशेषता बताया जाता है, जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, या कोई वस्तु होता है जिसके बारे में विशेषता बताया जा रहा है, उसी को विशेष से बोलते हैं। कि लाल टोपी, इसमें लाल क्या हो गया? विशेषण हो गया। लाल टोपी, तो लाल है टोपी, लाल तो भैया विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो गया। लेकिन इसमें टोपी क्या है सर? टोपी तो विशेष है, जिसके बारे में बताया जा रहा है ना? अभी देखो, संज्ञा किसी वस्तु स्थान भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। सब तो सब रट के बैठा है। तो सिंपल सा भाई, दुनिया में जो भी चीजें हैं जिसका कोई नाम तो होगा। यहाँ तक कि जो दूसरे ग्रह पर से आया है उसका भी नाम रख दिया सब क्या? पीके नहीं भाई, क्या बोलते हैं उसको? एलियन है। तो दूरग्रही प्राणी, एलियन, एलियन। तो ये संज्ञा, कोई भी चीज जिसका कोई नाम होता है ना, उसको संज्ञा बोलते हैं, समझे? इसमें देखो, आप कोई व्यक्ति है, वस्तु है, तो वस्तु का भी तो नाम होगा। हाँ, वस्तु है। कोई स्थान है, जैसे वाराणसी हो गया, इलाहाबाद, प्रयागराज, दिल्ली, कानपुर, बड़ौदा, आगरा, तो ये स्थान हो गया। और किसी स्थान भाव हो गया, कोई भी भाव, भाव समझते हो? जो मनोभाव होते हैं, जो दिखते नहीं है, केवल उसको महसूस करते हो, जैसे बुढ़ापा। तो बुढ़ापा कैसे कर सकते हो? जो ठगुनी लेकर चला उसी को बुढ़ापा, जिसके बाल पक गए होंगे, है ना? लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके बाल पक गए उसी को बुढ़ापा कहोगे, तो उसका एक सार्वजनिक, मतलब कि सार्वजनिक उसका उदाहरण नहीं हो सकता उसका। तो बुढ़ापा आप देख कर बताते हो ना। क्रोध, सुंदरता, सुंदरता कहने का मतलब है कि सुंदरता, सुंदरता भैया बताओ, सुंदरता कोई देखता है? सुंदरता तो देखने वाले के आंखों में होती है, कि वो हमको बड़ा सर हमारे मन में जच गया है। हाँ सब समझते हैं। तो सुंदरता क्या होता है? सुंदरता सर, तुम्हारे लिए कोई सुंदर लग रहा है तो किसी के लिए वो छुछुंदर लग रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक है।
तो अच्छा, सर्वनाम क्या होता है? मैं, वह, तुम, तुम्हारा, आपका, सब क्या है? वे लोग, ये सब जो संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं उसी को तो सर्वनाम बोलते हैं ना। तो इसमें देखिए, एक सबसे सटीक आंसर इसका क्या हुआ, वो मेरा घर है। इसमें सर्वनाम तो है मेरा, लेकिन बेटा यह संबंध बता रहा है उस घर से, इसलिए इसमें आंसर फोर ही सही होगा। ठीक है, सर्वनामिक विशेष है वो अलग चीज था, इसमें अब समझो। प्रविशेषण, हाँ ये बताओ, ये अच्छी अपने क्वेश्चन पूछा है सुबह। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण, ये बात ना, जो विशेषण का भी विशेषता बता दे, जो विशेषण का भी क्या बता दे भैया, विशेषता बता दे, जो विशेषता बताए किसका, किसका बताए, विशेषण का, विशेषण का विशेषता बता दे, विशेषण का भी क्या बता दे भैया, विशेषता बता दे, उसको बोलते हैं प्रविशेषण। सर्वनामिक विशेषता जो वह सर्वनाम शब्द है जो किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बता दे। तो संज्ञा है ना, यहाँ देखो घर क्या है, संज्ञा ही तो है। तो अब समझ लिए? ठीक है। हाँ, मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, मुझे पता है। ये क्या बोल रहा था कब से, कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, थोड़ा देखिए ये तो। सर, प्यार में लोग अंधे, अरे बचवा अंधे नहीं होते हैं, अंधा गुंगा बहरा लंगड़ा लूल्हा सब हो जाता है। और कभी इस चक्कर में ये अंदर की चीजें बाहर प्रकट करने वाली थोड़ी है यार, तुम लोग भी गजब बात करते हो। सर आपको किसी से मतलब ऐसा कोई है? देखो बेटा, अभी प्रेम आपको ना केवल और केवल अपने कर्म से होना चाहिए, अपने माँ बाप से होना चाहिए। और वो वाला प्रेम तो आएगा, वो वाला प्रेम अपने आप आएगा, क्योंकि एक गाना है पवन सिंह का, ना कौनो रोग सो नजरिया से होला, उमरिया के दोस्त ह, उमरिये से होला। तो ये उम्र का है, भी आपका उम्र पारा है, टीनेजर है, आप चढ़ रहा है धीरे धीरे, वो उतरेगा जब जुतार तीन चार ठो लग जाएगा गाल पे, तो अपने आप उतर जाएगा। तो हम तो चाहते ही हैं कि लगे थोड़ा जल्दी सबरो, समझ जाओ, अपने जगह पर आ जाओ, और क्या चाहिए। और कहते हैं कि प्रेम प्रेम होता है ना, तो नाकी के जो नकबुल्ला भी चाहे लग गिरता है। समझ ही रहे हो बात को, अब क्या मैं बताऊं। तो झुमका समझ में आता है ना, नकबुल्ला दिखता है। मैं फालतू बात नहीं करते, चलो आगे काउंट काउंट करते हैं। चलो 29 में, वह बहुत सुंदर स्थान है, बताओ बहुत क्या है, बताओ। वो बहुत सुंदर स्थान है, वही बताया ना, जो सुंदर तो आपको समझ में आ रहा है कि सब विशेषण है, लेकिन विशेषण का भी बहुत, मतलब सुंदर में भी बहुत सुंदर, तो विशेषण का भी विशेषता बता रहे, देख रहे हो। उसको अभी मैंने बताया तो था, बोलो लो लो, क्या है सर, प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण है। हम्म, बहुत अच्छा है बेटा। क्या है वो? प्रविशेषण है। हाँ हाँ, अच्छा चीज है, देखो अभी मैं बता दूं आपको, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना जो, मतलब कि जब तुम आओगे तब मैं आ जाऊंगा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। बताओ वाक्य भेद आपने पढ़ा है कभी? तो जब तुम आओगे, देखो इसमें दो वाक्य आपको उपवाक्य देखेंगे, कितने, दो हैं। जब तुम आओगे, तो एक होता है मुख्य उपवाक्य, क्या होता है, मुख्य होता है, मेन जो होता है, मेन क्लाउज बोल सकते हैं, ऊपर वाक्य क्लाउज, हाँ। और जो सेकेंड वाला है उसको आश्रित, क्योंकि ये दूसरे पर है, कि बोल नहीं रहा है, देखो देखो देखो, आश्रित है किस पर, मुख वाले पर। जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, तब मैं क्या करूंगा, जाऊंगा। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें से क्या है, आज्ञा दे रहा है, संदेह कर रहा है किसी पर, संकेत कर रहा है, या विधिवाचक है। बताओ बताओ, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा,
कैसा वाक्य है? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर यह मिश्रित वाक्य कैसा है भैया? मिश्रित। मिश्रित वाक्य। अब इसमें कौन सा होगा? जब वो एक बात बताओ बेटा, कभी कभी कहता है कि जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, तो ये किसी चीज का विधिवत बता रहा है या किसी पर संदेह कर रहा है या कि संकेत कर रहा है? नहीं ना। तो ये क्या कर रहा है? किसी को आज्ञा दे रहा है। क्या कर रहा है? आज्ञा ही तो दे रहा है। असल में वो क्या कर रहा है? क्या दे रहा है? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? थ्री। नहीं समझ में आया? अच्छा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो आपने पढ़ा होगा ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ तो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ, सही से बताओ। जो बहुत बोलता है क्या बोलते हैं बताओ? हाँ हाँ। नहीं नहीं बेटा, देखो जो बोलता है उसको वक्ता बोलते हैं। वन सेकेंड, थोड़ा सा लॉकडाउन हो गया है। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों बताओ, 31 क्वेश्चन नंबर, जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या एक शब्द होगा? मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपने पढ़ा होगा ना? देखिए बोलने से तो बहुत सारे ऐसे अनेक शब्दों में एक शब्द आते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए जो बोलता है ना, जो बोलता है उसको बोलते हैं, अपनी बात को जो रखता है उसको बोलते हैं वक्त। अपनी अपनी बात को रखने वाला, अपनी बात को क्या करता है? अपनी बात को सामने रखता है उसको बोलते हैं वक्ता। रखने वाला को क्या बोलते हैं? अच्छा सर, अतिवादी क्या होता है? अति मतलब अधिक। अति माने क्या होता है? अधिक। और अति मतलब ज्यादा। वादी माने बोलने वाला। वादी माने क्या होता है? बोलने वाला। तो वादी ये इसको से आया है। नहीं नहीं बेटा, वो वाला वादी नहीं है। तो अति 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 मतलब अत्यधिक। 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 अत्यधिक क्या करता है? बोलता है। अत्यधिक बोलता है सर। अतिवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिवादी। प्रतिवादी। प्रतिवादी अलग चीज हो गया। अब जिस पर वाद विवाद चल रहा है, जो आरोप सिद्ध है, ठीक है, जिस पर कोई आरोप लगा है, जिस पर नहीं कहते अपने प्रतिवादी पर आरोप लगा है, ये है कोर्ट कटघरे में खड़ा किया जाता है हमें। जिस पर कोई आरोप लगा है, जिस पर कोई आरोप लगा हो, क्या लगा हो बेटा? आरोप लगा हो। आरोप लगा तो उसको क्या बोलते हैं भैया? प्रतिवादी। अब यहां बोलता है कि जो बहुत बोलता है, जो क्या करता है बाबू? बहुत बोलता है। तो जो बहुत बोलता है उसको क्या बोल सकते हो बताओ? जो बहुत बोलता है सर उसको बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। देखो यहां पर देखोगे, अतिवादी का अर्थ होता है अत्यधिक बोलना या अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाला, ठीक है। और या मैंने बताया मृदुभाषी। मृदुभाषी एकदम मधुर बोलता है। कैसा बोलता है सर? एकदम मधुर बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? मृदुभाषी। क्या बोलते हैं बाबू? मृदुभाषी। जो मधुर बोलता है, मधुर बोलता है, उसको बोलते हैं मृदुभाषी। अच्छा, तो सर कटुभाषी किसे बोलते हैं? जो जो कड़क शब्द बोलता है, जो मतलब नहीं बोलते हैं बड़ा ठाट बोला थोड़ा हो, तो ये होता है कटुवाच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 32 नंबर क्वेश्चन से। किस समूह में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आपको इसमें से देखना है और देखना है और बताना है कि कौन सा जो समूह है इसमें नहीं है बोला है। ध्यान से पढ़िएगा, पर्यायवाची शब्द नहीं। तो आपको पता होगा कि अरविंद जो होता है, सरोज होता है, पंच होता है, अंबुज होता है। देखिए जलज, पंकज, ये सरोज, अंबुज,
आपको इसमें एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, ज ज ज ज, सभी में ज लगा है ना। ज मतलब होता है बेटा, ज मतलब होता है जन्मने वाला, जन्म लेने वाला, जन्म लेने। अब समझो, किसमें जन्म ले रहा है? जल में सर। पंख माने क्या होता है? कीचड़, कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला। सरोवर मतलब होता है सरोवर, तालाब, तालाब। और अंबु मतलब क्या होता है? वो भी तालाब होता है। तो जो तालाब, कीचड़, पानी में जन्म लेता है, किसको बोलते हैं? कमल को सर, कमल को। तो इसमें तो सब में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, रवि, सूर्य, ये जानते हो किसका है? सब सूरज किसका है? सूर्य भगवान जिसको बोलते हो उसी का है। अच्छा, यहाँ पर अलग क्या है? पूछ रहा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ देखो, नेत्र, नयन, चक्षु, दृघ, लोचन, ये सब किसका नाम है? ये आंख का है। इसका पर्यायवाची है, आंख का ही है। नैना, ये सब किसका पर्यायवाची है? आंख का। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है, केवल और केवल थ्री बचता है। और यही थ्री हमको लगता है कि होना चाहिए। क्या, क्यों होना चाहिए, देखते हैं। नदी मतलब क्या होता है सर? नदी मतलब तो पता ही है, नदी, नदी मतलब न, नदी होता है, सरिता होता है, टटनी होता है, जिसका तट हो उसको टटनी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बच जाता है, विटप। जानते हो बेटा, विटप माने क्या होता है? विटप मतलब होता है वृक्ष। विटप माने क्या होता है? वृक्ष। और आपका सही और सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा, जो कि पर्यायवाची नहीं है, ये हो जाएगा थ्री, वृक्ष। देख रहे हो, वृक्ष को क्या क्या बोलते हैं? पेड़ बोलते हैं, तरु बोलते हैं, पादप बोलते हैं, आप समझ सकते हो, पौधा बोलते हैं, ठीक है। इतने सारे, गाछ बोल सकते हो, दरखस्त बोल सकते हो, ठीक है, दरखत। आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उ, उ और प वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो आपको मैं बताया हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा होगा। ये उच्चारण और कंठ से कौन से आवाज निकलते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आप ऐसे बना लो, क वर्ग। क वर्ग करने का मतलब है ना कि क में जितने भी आते हैं अक्षर, उनके बारे में बात करें। जैसे क वर्ग में क्या आता है? क आता है सर, ख आता है सर, ग आता है सर, घ आता है सर, खर, ग आता है सर। तो च वर्ग में इसी तरह आते हैं, च वर्ग में भी आते हैं, च से लेके च, छ, ज, झ और य। च वर्ग में, च वर्ग में आते हैं सर, ट, ठ, ड, ढ, ड़। और ट वर्ग में, ट वर्ग में क्या आते हैं? ख वर्ग में सर आते हैं त, थ, द, ध। सर मजा आ रहा है। अच्छा, मजा नहीं आएगा, बचपन वाला चीज पढ़ रहा है ना। प वर्ग में क्या आते हैं सर? सर प वर्ग में, प वर्ग में सर आते हैं प, फ, ब, भ और म। सर ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब हमको नहीं पढ़ना है। अरे बउआ, ये तो पढ़ना है और इसे समझना है। खाली क ख ग लिखने से ना होगा, समझो क्या बात है और क्या पूछना चाह रहे थे, ये समझो। देखो, यहाँ पर क वर्ग में क ख ग घ जो बोला है ना, देखो बोलोगे ना समझ में आएगा। बोलो क, कंठ खोल के बोलो। कंठ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? कंठ से। ध्वनि सीधे आपके कहीं टकरा नहीं रही, तो सीधे सीधे आपके कंठ से निकल रहा है। और च, च कहाँ से निकल रहा है बताओ? तालू से सर, तालु, तालब्य। अच्छा, ट कहाँ से निकल रहा है? सर ट तो निकल रहा है, ये त जो निकल रहा है दंत, दंत, दंत से। दंत भी लग रहा है, त त बोलो। जीभ कहाँ पर जा रखा, टच करिए दंत पर, और ये मूर्धा पर। कहाँ पर? मूर्धा, मूर्धा समझते हो? हार्ड पैलेट जिसको बोलते हो, ऊपर, जीभ से ऊपर, तालू जिसको बोलते हो, मूर्धा, मूर्धा चटक गेला नहीं बोलते। आप प बोलते हो ना, तो क्या सटाते हो बताओ? ओष्ठ, ओठ सटाते हो ना। तो ये सब उसके उच्चारण स्थान है। अच्छा, अब स्वर में अगर देखा जाए, ये सब तो व्यंजन है ना। आपको पता है ना, वर्ण में दो चीजें होती हैं,
क्या होता है? एक स्वर होता है, दूसरा शब्द व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? ऐसे वर्ण जो वर्ण या अक्षर जो स्वर के सहायता से लिखे जाते हैं। तो व्यंजन में ऑटोमेटिक स्वर जुड़ा रहता है। स्वर क्या होता है? 11 होते हैं टोटल बेटा, 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 33 होते हैं। गिन लो। 5 15 10 5 15 पंचों को 20 और 50 25। 11 लगभग 25 4 29। और और क्या होता है? तराबी से, मूर्धन्य से, डांटी से और हा। तो कितने हुए? 29 30 31 32 33। 33 वो क्या होता है? मूल व्यंजन होते हैं। और 11 ठो मूल स्वर होता है। अ आ छोटी ई बड़ी ई और री और छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ऐ ओ। ठीक है, आओ। तो कुल गिन के कितना हुआ? टोटल 11। तो 11 अक्षर होते हैं। अच्छा, अगर पूछेगा कि ना कि आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, मैं बता रहा हूं कि मात्रक आधार प्रमाणों की संख्या कितनी है? तो बेटा बोलोगे 10। ऐसे 11 होती है। अ का कोई मात्रा होता है? तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है। और ये कहाँ से निकलता है? कंठ से। तो यहाँ से लिखते जाना, अ आ हो गया। अब छोटी ई बड़ी ई। ठीक है, ये हो गया तालु से। और री जो होता है, री ऋषि र, ये होता है मूर्धा से। और बहुत अच्छा। दंत से क्या होता है? लरी लरी। ठीक है। और हाँ हाँ, ओट से क्या होता है? ल स इसी में आएगा। लाश। ओट से क्या होता है बताओ? क्या बचा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। याद रहेगा, अ आ छोटी ई बड़ी ई री री छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे कॉमन खींच लेना, क्योंकि यरलव को भी तो शामिल करना है ना। तो यरलव में आप देखो, यरलव में यहाँ आ जाएगा ह, यहाँ आ जाएगा य और यहाँ आ जाएगा र। ठीक है। तो ऐसे आपको सबमिट करना पड़ेगा, आप समझ जाओगे। ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। हाँ, कुल मूल वर्णों की संख्या अगर पूछता है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने रेखा। मूल वर्णों की संख्या सभी कुल, तो जोड़ दो। जोड़। नहीं, वो देखो क्या है ना, कि वो संयुक्त स्वर बोलते हैं। हाँ, अरे सॉरी, छ त्र ज्ञ, र और र से मिला है त्र। ठीक है। ज्ञ, ग और य से मिला है। इसी तरह आपको याद होना चाहिए ये सब। अभी समझ में आई है। मूल वर्ण पूछ रहे होते हैं ना आप। 11 33 कितना हुआ? 44। ये है मूल वर्ण। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रिप्लाई भी किया। 34, भीषण किस विशेष के लिए सबसे उचित विशेषण होगा? भीषण, बताओ बताओ। अब इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अब ये तो कम से कम जवाब दो बेटा। ये पिछले साल के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये कई लोगों को इसमें बाधा में डाल दिया था। ये सबसे उचित विशेषण पूछ रहा है ना। भीषण किस विशेषण विशेष्य के लिए? कौन सा विशेषण? अच्छा बताओ, भीषण प्रेम देखे हो? अरे, कैसा कैसा? अरे यार। हाँ ठीक है बकलोल। भीषण प्रेम नहीं होता है बाबू। प्रेम तो मधुर प्रेम होता है। भीषण प्रेम कहाँ से देखोगे? एकदम मतलब भीषण मतलब क्या होता है? भयानक। चलो आपको बता दूं, भीषण मतलब होता है भयानक। कसाती का भयानक। तो ऐसा भयानक प्रेम कहाँ देखे हो भैया? तो अच्छा, जिससे भयानक प्रेम रहा तुम्हारा तो तुम्हारी प्रेम का भी हिडिंबा होगी। सॉरी। चलो, अच्छा है, आप लोग कमेंट तो करते हो, मजा आता है। अरे देखो, फिर नालायक कहीं का भीषण युद्ध। हाँ, ये बात हो सकता था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। भीषण युद्ध तो भयंकर युद्ध हुआ था। हाँ, ये बात है, सही बात। तो चलो। अच्छा, ये तिक्त मतलब क्या होता है? तिक्त मतलब होता है कड़वा। अब आपने जो बोला उसको मुझे मतलब हंसी आ गया। क्या बोलो? तुम्हारा भीषण प्रेम कहाँ से हो गया भाई? अच्छा, ये तिक्त मतलब क्या होता है? कड़वा। कड़वा। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको। हाँ, प्राइवेट बात बता दें। चलो, मधुर क्या होता है? प्रेम होता है।
मधुर मिलन होता है, मधुर प्रेम होता है। ओ माय गॉड, प्रेम। ठीक है। अच्छा, भीषण से मैं बता रहा हूँ, समझो। आपका भीषण है भयानक। भयानक क्या हो सकता है? कोई आपदा आती है, ठीक है, कोई भयानक आपदा आ गई है, या फिर कोई ऐसा कोई हो सकता है, मतलब, एक मिनट, कि आपको क्या हो जाए, संग्राम हो जाए, युद्ध जिसको बोलते हो, युद्ध बोल सकते हो। एक मिनट, बैटरी लो हो गया है। युद्ध हो सकता है। अभी भीषण का ठंड पड़ने वाला है सर, भीषण गर्मी आया, हमने झेल लिया है। तो ये ठंड मौसम के बारे में लिख सकते हो, युद्ध के बारे में लिख सकते हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है जैसे बाढ़ हो गया, उसके बारे में लिख सकते हो। भीषण प्रेम नहीं लिखना बेटा। ठीक है, धन्यवाद। 34 के बाद अब हम लोग देखते हैं 35 में। सही क्रम में इन चिन्हों का नाम लिखना है बेटा। चिन्ह पढ़े हो कभी? ऐसा, यहाँ रहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जो चिन्ह आप देख रहे हो ना, इसको इसको बोलते हैं, पहला वाला को, इसको तो आप देखे होगे, पूर्ण विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेरे भाई तुम बहुत कोऑपरेट कर रहे हो, हमारा राइटिंग ना अब सुधारना पड़ेगा। एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अच्छा, इसको 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 बोलते हैं अल्प विराम, अल्प विराम। देखो बेटा, इसको अल्प विराम बोलते हैं और इसको बोलते हैं अर्ध विराम, क्योंकि आधा विराम दिया है, देख रहे हो, अर्ध विराम। और इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। आहा, हाय, ऐसा चीज होता है ना, इसमें विस्मयादि, आप अचानक आप सडनली फीलिंग हो, उसमें बोलते हैं विस्मयादि बोधक है। क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है। तो आपको तो मजा आया कि नहीं मजा आया, बताइए मेरे साथ जुड़कर क्लास में। और लास्ट देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। सप्तऋषि में कौन सा समास है? देखो आ गया ना सप्तऋषि। बताओ बताओ बताओ, सप्तऋषि में कौन सा समास है? यहाँ पर सात ऋषि की बात बोल रहा है। और बता दो मेरे प्यारे बच्चे। सर, द्वंद्व होगा नहीं, बहुब्रीहि होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं। एक और एकमात्र क्वेश्चन का आंसर बचता है, द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं। आंधी आई और समूचा वातावरण धूली धूसरित हो गया। वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है। अच्छा, अव्यय समझते हो क्या होता है भाई? अविकारी शब्द। सर पहला बार नाम सुने हैं, सुने सुने सा लग रहा है। चलो बता ही देते हैं आपको। देखो, ऐसे सो शब्द होता है ना, विकारी शब्द क्या होता है? पहले नंबर विकारी समझोगे तब तो आओगे, विकारी समझोगे। विकारी शब्द, शब्द के प्रकार होते हैं। देखियो, अब विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द क्या होता है? वैसे शब्द, वे शब्द जो, वे शब्द जो लिंग, वचन या पुरुष, लिंग वचन पुरुष और कारक, और कारक, कारक के कारण क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन, परिवर्तन हो जाए। वैसे वैसे शब्दों को हम बोलते हैं विकारी शब्द। क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या हुआ? जस्ट इसका अपोजिट लिख सकते हो। वैसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, हाँ समझाते हैं समझाते हैं। और देखो बेटा, इतना मुझे आएगा तो उतना बताऊंगा ही। कारक के आधार पर, कारक के आधार आधार पर क्या हो जाए? परिवर्तन न हो, परिवर्तन क्या हो? न हो। देख रहे हो, न हो मैंने लिखा। वैसे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, देखो वैसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर परिवर्तन न हो, ऐसे कौन कौन शब्द हो सकते हैं? देखो, पहला कौन सा शब्द हो सकता है?
और ऐसा कौन सा हो सकता है, मतलब जिसमें जैसे हो, तो क्रिया विशेषण आप पढ़ते हो, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण होता है। फिर आप पढ़ते हो, एक मिनट, फिर आप पढ़ते हो क्या, संबंध बोधक, संबंध बोधक, ठीक है। और फिर पढ़ते हो समुच्चय बोधक, समुच्चय, अभी आ रहा है ना समुच्चय बोधक, यही तो हम लोग को पढ़ना है, समुच्चय बोधक। और क्या होता है, और एक होता है विस्मयादि बोधक, विस विस्मयादि बोधक। तो ये सब पर कोई किसी चीज का जादू नहीं चलने वाला, चाहे लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, या कोई भी कारक वारक का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब देखो, संज्ञा, अगर कोई संज्ञा शब्द लेते हो, एक मिनट, कोई ऐसा शब्द लेते हो जो संज्ञा हो, कलर ले लेते हैं भैया, इधर से ले लेते हैं, कोई ऐसा शब्द ले लेते हो, मान लो कोई संज्ञा हो, संग, एक मिनट यार, संज्ञा, तो संज्ञा में मान लो मोहन, तो मोहन घर जाता है, बताओ मोहन एक वचन है कि बहुवचन, सर मोहन एक वचन है, घर जाता है। अगर मोहन की जगह पर हम, अगर मान लो जाता को जाति बना दे, तो आपको पता चलेगा कि मोहन लड़का है कि लड़की, समझ में आ जा रहा है ना। तो मोहन सर लड़की हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, लड़की हो गया। किसी लड़की का नाम गोपी नहीं हो सकता, गोपी लड़का का नाम होता है, गोपी लड़की का भी नाम होता है, इसी तरह मोहन नहीं हो सकता है क्या। लेकिन मोहन घर जाता है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, तो मोहन घर जाता है, तो क्या हो गया, तब ये क्या हो जाएगा बताओ, तब सर ये लड़की नहीं होगा, ये लड़का बन गया। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना मेरे, लड़का, ये महिला जवर्धने, महिला जवर्धने महिला नहीं है बेटा। तो मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है में क्या हो गया, मोहन लड़का हो गया। अभी देखो इसका चेंज करते हैं, मोहन और सोहन घर जाता है, ये क्या सही रहेगा, नहीं, मोहन और सोहन घर जाते हैं, मोहन और सोहन, यहाँ पर दो लोग का मैंने जिक्र कर दिया ना, तो यहाँ पर मोहन के साथ सोहन अगर मैंने जोड़ दिया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो घर के बाद क्या लिखेगा, जाते हैं, जाते, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन हो जाता है, यहाँ पर क्या हो गया है, ये दोनों मिलाकर क्या हो गए हैं, बहुवचन हो गए हैं, ठीक है, बहुवचन, समझ आ रहा कुछ कुछ, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसी तरह होता है कि वे शब्द जो है ना, जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के आधार पर परिवर्तन होते हैं, उन्हें, हाँ संज्ञा ही नहीं, सब नाम भी हो जाता है, वह का वे हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाता है। तो संज्ञा, सब नाम, ये सब विशेषण, ये सब क्या होते हैं, जितने भी होते हैं, ये आपको विकारी शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। अब हम ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आपका दिया गया है कि अति धन अधिक की सही संधि क्या होगी। ठीक है, अति धन अधिक जो होता है ना, ये आपको संधि तो समझना पड़ेगा। संधि, दो वर्णों को मेल को क्या बोलते हैं, अच्छा दो अक्षर का मेल का होता है, देखो समास में, यहाँ दो वर्णों का मेल मैं बोल रहा हूँ, वर्णों का मेल, अच्छा रहेगा तो समास होगा, वर्ण में बोल रहा हूँ, वर्ण समझते हो ना, तो थोड़ा भाषा के हिसाब से छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं, अभी तो बताया ना। अति, तो अति में छोटी ई है, तो प्लस अ है, और ये क्या बन जा रहा है, अत्यधिक, अत्यधिक, यहाँ पर य बनने जा रहा है, क्या बन रहा है, य, तो जब य बनता है ना, तो इसी को बोलते हैं यर्ण संधि। कौन सा संधि बोल गए, यर्ण संधि। यर्ण संधि किसका उदाहरण है, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का ही एक उदाहरण है। दीर्घ संधि, और देखो दीर्घ संधि, बृहद संधि, यड़ संधि, अयाधि संधि, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, गुण संधि, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, स्वर संधि के ही भेद है। तो ये है स्वर संधि, ठीक है। इसमें से सही विकल्प क्या हो जाएगा, अत्यधिक, यहाँ पर अत्याधिक लिखा है, इसमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अत्यधिक, ठीक है। अत्याधिक नहीं होता है बेटा, अत्यधिक होता है, ये गलत है, ये तो होगा नहीं, अति अधिक होगा नहीं, और यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें या हो गया है, तो या नहीं होगा, ठीक है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से हिंदी की कहानी के लेखक के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। हिंदी के कहानी लेखक कौन प्रसिद्ध पूछ रहा है। प्रसिद्ध में बोलते हैं ना, एक ही नाम आता है हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी का। हाँ, गोदान गबन ये सब इन्हें बोलते हैं। देखो धनपत राय इनका असली नाम था, धनपत राय। बाद में इन्होंने नवाब राय के नाम से भी लिखा था, नवाब राय। वैसे मैं बता दूं, प्रेमचंद्र तो इनका उपनाम था ना। इनका सोजे वतन, वतन, रंगभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि, गोदान, ये सब इन्हीं का नाम है। गोदान, अरे लगभग 250-500 उनकी तो कई प्रतियां तो जला दी ये सब। कलम के सिपाही कहे जाते थे, कलम के सिपाही के नाम से जाने जाते थे ये मुंशी प्रेमचंद्र जी। गबन इन्होंने लिखा है, प्रेम पचीसी, प्रेमाश्रम, ऐसे बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। निर्मला, बहुत सारे आपने पढ़ा है। दो बैलों की कथा पढ़ा है कि नहीं? इन्हीं का तो है, दो बैलों की कथा, एक कुत्ते की कहानी, ये सब मुंशी प्रेमचंद की है कहानी। तो प्रसिद्ध लेखक में तो मेरे ख्याल से ये होंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सच्चाई में कोई बड़ी शक्ति नहीं है। अब देखो भाई, सच्चाई में कोई बड़ी शक्ति नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ जो दिया ना सच्चाई, ये इसमें बताना है कि सच्चाई इसमें है क्या। बताओ सच्चाई क्या है। गुणवाचक संज्ञा पढ़े हो कभी? हाँ, भाववाचक पढ़े हैं, द्रव्यवाचक पढ़े हैं। सर गुणवाचक का होता है। गुड़ चीनी, अरे नहीं रे भाई। देखो 5 प्रकार के संज्ञा, अब संज्ञा भी बताना पड़ रहा है बच्चा, इसीलिए न कर रहे हैं। जल्दी से मिलो, आपको नंबर मैंने दे दिया है। संज्ञा होता है बेटा, देखो व्यक्तिवाचक, गुणवाचक विशेषण होता है बेटा, व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है जातिवाचक। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं हंस रहा हूँ ऐसे ही देखो ऐसा नहीं है कि सबको सब चीज आता है। समूहवाचक, द्रव्यवाचक, और बताओ बताओ पांचवा बताओ। भाववाचक। जातिवाचक में क्या हो सकता है, समूहवाचक में क्या हो सकता है, द्रव्यवाचक में, भाववाचक में, सबके उदाहरण सहित। देखिए मोहन सोहन गीता बत्ता, रानी रिंकी पिंकी, जितना भी आपको नाम दिख रहा है ना, नाम जिसका पर्टिकुलरली विशेष नाम हो, कोई भी हो, अगर किसी चीज का नाम लेकर बुला रहे हो तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। क्या हो गया बेटा? कहाँ जा रहे हो? अरे अभी क्लास खत्म नहीं हुई। जातिवाचक में अभी आपको जरूरी बात बतानी है, रुको थोड़ा, इतना देर में आपने वेट किया है तो थोड़ा सा भी और सह लो भाई। देखो जातिवाचक में क्या होता है बेटा? जातिवाचक में विशेष जाति का नहीं। अब मैंने बोला कुत्ता, बैल, है ना, पर्वत, झील, झरना, तालाब, तुमने नाम देकर थोड़ी बोला कि यही नदी की नाम है। तो गंगा नदी बोलता तो हो जाती, अगर गंगा बोलता तो हो जाती वो व्यक्तिवाचक। अभी मैंने नदी लिखा है, सब क्या है? जातिवाचक कहाँ? समूहवाचक है ये तो भाई। ये आप कम बताओ कि समूहवाचक में भी अब आपको बताना पड़ेगा जिसमें झुंड हो। सेना, है ना, फौज। सही बताया हो, सही बता रहे हो। तो ये सब क्या होते हैं? समूहवाचक। द्रव्यवाचक जिसको मापा या तौला जा सके। हाँ, मिट्टी, तेल, ये सब क्या है द्रव्यवाचक में? सिंधु। भाववाचक में बताओ, भाववाचक किसे बोलते हैं? हाँ आपने बताया तो सुनो, जिसको केवल महसूस सच्चाई, ईमानदारी, इसमें जानते हो एक प्रत्यय लगा रहता है, आई, ईमानदारी, बुढ़ापा, जवानी,
ये जवानी है दीवानी। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, और देखते हैं कोई क्वेश्चन बचा है। अब इंग्लिश का आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए, मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बताना आपसे भूल गया। अब मैंने एक अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें आपके, अच्छा बता दिया है। कोई बात नहीं, तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर जो बच्चा जुड़ना चाहता है तो बच्चे आप हमसे जुड़ सकते हो, और इस नंबर पे कॉल करो, आप मैसेज करो, आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। 84 29 55 98। नहीं, पीवाई क्यू या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट क्लियर, आपको इस नंबर पे मिल जाएंगे। और जितना भी पीडीएफ होगा, जो भी आपको एक टेलीग्राम लिंक में बता दूंगा, शेयर कर दूंगा। इसी नंबर से आप व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, अपने अपने जिज्ञासाओं को रख सकते हो। और तब तक के लिए मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।